नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे 11वीं कक्षा की जो पुस्तक है आरोह, उसका पाठ 2 मियां नसीरुद्दीन। इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती का जीवन परिचय मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ और आज हम करेंगे इस पाठ का सार। बहुत ही रोचक पाठ है, आपको एक बार में ही उसका सार तो समझ में आएगा ही आएगा, प्रश्नोत्तर भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं मियां नसीरुद्दीन पाठ का सार। तो आइए शुरू करते हैं पाठ हमारा जो है मियां नसीरुद्दीन, इसका सार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ की विधा पर। तो इस पाठ की विधा है संस्मरण या शब्द चित्र, आप दोनों कह सकते हो। ये लेखिका के बहुत ही प्रसिद्ध संग्रह हम हशमत से लिया गया है। यहाँ पर लेखिका ने जिक्र किया है मियां नसीरुद्दीन से जब उनकी मुलाकात होती है उस समय का उन्होंने बहुत ही अच्छा शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। संस्मरण हम जो कह रहे हैं, संस्मरण आपको पहले ही पता है, अपनी याद के सहारे से हम किसी घटना या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब कुछ लिखते हैं तो वो संस्मरण कहलाता है। तो शुरू करते हैं। इस पाठ में दो ही मुख्य पात्र हैं, एक तो स्वयं लेखिका है, दूसरे नसीरुद्दीन। तो उनके एक इर्द गिर्द जब कहानी में एक दो नाम आते हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताती चलूंगी। तो शुरुआत होती है पाठ की। लेखिका जामा मस्जिद के आड़े पड़े जो गड़ैया मोहल्ला है वहां से गुजर रही थी, पतली सी गली से। तो रास्ते में एक अंधेरी सी दुकान पर बहुत तेज पटापट की आवाज आ रही थी। पटापट यानी आटा सामने की आवाज आती थी। तो लेखिका ने वैसे ही अंदाजा लगाया तो शायद यहाँ सेवैयां बनती होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूछा वहां पर तो उनको पता लगा कि ये दुकान मशहूर खानदानी नानभाई मियां नसीरुद्दीन की है। अब लेखिका उनको पहले से ही जानती थी और उन्हें वो बहुत अच्छा मौका लगा कि एक बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना मियां नसीरुद्दीन से एक मुलाकात कर ली जाए, उनके बारे में बातचीत कर ली जाए। और इसी इरादे से वो दुकान में अंदर जाती है। दुकान में जैसे वो प्रवेश करती हैं तो देखती है मियां नसीरुद्दीन एक चारपाई पर बैठे हैं और वो बीड़ी पी रहे हैं। 70 के आसपास कोई उम्र होगी। उन्होंने बताया बहुत ही अच्छा शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। छोटी कंचे जैसी काइयां और भोलापन उनके चेहरे पर, बीड़ी पी रहे हैं, पेशानी पर मंजे हुए कलाकार के तेवर दिखाई दे रहे हैं। लेखिका जैसे ही अंदर आती है तो मियां नसीरुद्दीन उनको कोई ग्राहक समझते हैं कि रोटी खरीदने कोई ग्राहक आया होगा। लेकिन लेखिका जब कहती है भी वो उनसे कुछ बात करना चाहती है उनके बारे में, तो वो पहले ही पूछ लेते हैं भी कोई अखबार नवीस तो नहीं हो, अर्थात पत्रकार। इस कहानी में लेखिका ने उर्दू शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया है। अब वो लेखिका कहती नहीं अखबार नवीस तो नहीं हूँ। इस पर वो कहते हैं हाँ, मैं अखबार पढ़ने वाले और अखबार लिखने वाले दोनों को ही निठल्ला समझता हूँ, इसलिए वो उन्हें पसंद नहीं करते। तो लेखिका के कहने पर वो उनसे बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लेखिका शुरू करती है उनके बारे में, क्योंकि मियां नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। तो वो उनसे बात करती है कि यहाँ और भी बहुत से नान भाई हैं। और कौन कौन है यहाँ पर? कहते नान भाई तो बहुत है, लेकिन खानदानी नान भाई यहाँ कोई नहीं। अब खानदानी नान भाई कौन होता है? जिनके पूर्वज भी यही काम करते आ रहे हैं, अर्थात जो मियां नसीरुद्दीन है उनके पिता, उनके दादा, वो भी यही काम करते थे, नान भाई का काम करते थे। और लेखिका उनसे फिर बातचीत शुरू करती है, उनसे पूछना शुरू करती है कि आपने ये नान भाई का इल्म यानी ज्ञान, शिक्षा, ये इल्म आपने कहाँ से प्राप्त किया? तो इस पर मियां नसीरुद्दीन कहते हैं कहाँ से लेंगे इल्म? अपने पिता दादा से लेंगे। फिर वो उनके बारे में बताते हैं। उनके पिता मियां बरकत शाही गढ़ैया वाले के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। उनके दादा मियां कल्लन, वो भी एक आला नानभाई थे। तो वो उनके बारे में उनको बताते हैं। फिर लेखिका उनसे बात करती है, तो बताइए आपने कुछ तो आपको याद होगा, आपके पिता ने आपको कोई तो सीख दी होगी कार्य के बारे में, नानभाई के उसमें। तो कहते काम सीख से नहीं आता, सीखने से नहीं आता, करने से आता है। फिर वो लेखिका को ही बताते हैं कि एक तो बच्चा जाता है स्कूल में, मास्टर जी उसको कहता है लिख अलिफ बे जीम, तो वो उनको वही लिखना सिखाते हैं। और एक हम हैं दूसरी प्रकार की शिक्षा लेते हैं। अब लेखिका सोचते शायद वो कुछ हमें बताएंगे, लेकिन जो मियां नसीरुद्दीन है वो लेखिका पर ही प्रश्न डाल देते हैं
और उसी से उत्तर मांगते हैं। जब लेखिका कोई उत्तर नहीं दे पाती है तो वो खुद ही बताते हैं कि जब तक हम बर्तन साफ करेंगे नहीं, भट्टी जलाना नहीं सीखेंगे, खोमचा चलाना नहीं सीखेंगे तो हमें नानबाई का इल्म कहाँ से आएगा। अर्थात उन्होंने अपने पिता या दादा से ही उनके देखरेख में काम करना शुरू किया और नानबाई का काम किया। तो मियां नसीरुद्दीन अपने पिता और अपने दादा के बारे में उनको बताते हैं। फिर वो जिक्र करते हैं कि एक बार कोई घटना होती है, उसके बारे में बताते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने हमारे जो वालिद साहब हैं उनसे कहा कि मियां कोई ऐसा पकवान बनाओ जो ना आग से पके और ना पानी से पके। अब लेखिका हैरान, ऐसा कौन सा पकवान होगा जो बिना आग और बिना पानी के बनेगा। तो वो प्रश्न करती है मियां नसीरुद्दीन से, तो क्या आपके पूर्वजों ने ऐसा बनाया? तो कहे हाँ बनाया भी, और बादशाह सलामत ने खाया भी और सराहाया भी। अब लेखिका तो खुश कि तो वसूल हो गए यहाँ पर आना, इतनी अच्छी जानकारी मिलेगी, लिखेंगी वो उनके बारे में तो उनको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो अब वो उनसे पूछती है तो बताइए क्या पकवान बनाया था। अब जब वो लेखिका पूछती है तो कहते हैं नहीं वो पकवान नहीं बताएंगे हम आपको। अब जब लेखिका पकवान के बारे में पूछती है तो वो साफ मना कर देते कि वो तो हम नहीं बताएंगे। चलो कोई नहीं। फिर लेखिका उनसे बात करती है तो आपके पूर्वज कौन से बादशाह के यहाँ काम करते थे। तो बादशाह के नाम पर भी वो आनाकानी करना शुरू कर देते हैं। तो कहते कोई तो होगा। कहते आपको क्या करना है, कोई चिट्ठी रुका भेजना है कि जो बादशाह का नाम पूछ रहे हो, ऐसी क्या जरूरत है, बादशाह का नाम बताना क्या जरूरी है। लेकिन लेखिका फिर आग्रह करती है कि नहीं, अगर आप नाम बता देते तो थोड़ा सा समय मिला लेते, समय से मिलान हो जाता है। तो वो उल्टा ही उनकी खिल्ली उड़ाते हैं कि आज तक कोई समय से मिल पाया है, समय को मिला पाया है। तो फिर कहते हैं कोई तो होगा। तो फिर लेखिका खुद ही कहते हैं क्या बहादुर शाह जफर थे। तो कहते हैं हाँ वही लिख लो। अर्थात यहाँ पर ये लगता है कि या तो मियां नसीरुद्दीन जानबूझकर उन्हें बताना नहीं चाहता बादशाह का नाम, या फिर वो झूठ बोल रहे हैं कि उनके पूर्वज किसी बादशाह के यहाँ काम ही नहीं करते थे, क्योंकि ना तो वो पकवान का नाम बताते हैं उनको कि कौन सा पकवान बनाया था, और ना ही बादशाह का नाम बताते हैं कि किस बादशाह के यहाँ उनके पूर्वज काम करते हैं। अब लेखिका उनकी बातों को समझ तो रही थी, लेकिन फिर भी वो आ रही थी तो सोचा चलो जो जानकारी मिल जाती है वही करते हैं। तो फिर वो और प्रश्न पूछना चाहती है। तो कहते ठीक है पूछिए, प्रश्न ही तो पूछोगे, कोई जान थोड़ी ले लोगे। मतलब बड़े एक उम्दा कलाकार की तरह उनके तेवर थे बात करने के। कह रहे थे, फिर बताते कि हमारे जो वालिद हैं वो तो कूच कर गए 80 में, और हम हुए 70 के, पता नहीं इतनी मोहलत मिलेगी या नहीं मिलेगी। अर्थात वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो उनके वालिद थे कूच कर गए, मतलब चले गए, कि उनकी मृत्यु तो 80 वर्ष की आयु में हो गई थी और वो स्वयं अभी 70 वर्ष के थे। उनको पता नहीं इतनी वो मोहलत मिलेगी या नहीं, अर्थात इतने 80 वर्षों तक वो जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। लेखिका के मन में और भी बहुत से प्रश्न तो आ रहे थे। वो चाह रही थी उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में पूछे, लेकिन जो मियां नसीरुद्दीन के हाव भाव देख के उन्होंने वो प्रश्न मन में ही रख लिया, नहीं सोचा, क्योंकि वो ज़्यादा जानकारी दे नहीं रही थे। अब उनके यहाँ जो कारीगर थे, मियां बब्बन नाम आया है, वो बब्बन को डांटना शुरू कर देते हैं कि अच्छे से आग जलाओ। तो लेखिका पूछ बैठती है कि ये आपके शिष्य हैं कि ये काम करते हैं, कारीगर है। तो कहते गिन के मजूरी देता हूँ, 2 रुपए मन आटा और 4 रुपए मन मैदा। अर्थात जो उनके यहाँ काम करते थे कारीगर, वो 2 रुपए उनको तब मिलते थे अगर 1 मन आटे की रोटी बनाते थे वो, और यदि 1 मन मैदा की रोटी बनाते थे तो उनको वो 4 रुपए देते थे। लेखिका सोचती है ये तो वो है कि आप शिष्य भी रख रहे हो और उनको वो कारीगर के रूप में काम भी दे रहे हो। तो इस पे वो कहते हैं हाँ मैं मजदूरी देता हूँ और अपने बच्चों की तरह इनको रखता हूँ। तभी लेखिका उनसे पूछ बैठती है कितने प्रकार की रोटियां और कौन कौन सी रोटियां बनाते हो आप। तो बहुत सारी रोटियों के नाम गिना देते हैं, मतलब रुमाली, तुनकी, शीरमानी, ये बहुत सारी रोटियों के नाम गिनाते हैं। फिर बताते भी हैं कि तुनकी रोटी होती है वो पापड़ से भी महीन होती है। इस प्रकार लेखिका मियां नसीरुद्दीन से मिलती है और उनकी मुलाकात यहीं पर समाप्त होती है। तो बच्चों ये तो था हमारा जो पाठ है मियां नसीरुद्दीन, उसका सार। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा और छोटा सा पाठ है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और हमारा चैनल जो हमारी हिंदी है उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।